हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने कहा आपसे कमिटमेंट किया था कि हम लोग आरसीसी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे जल्द ही, तो मैं आ गया हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपनी इंट्रो वीडियो में बताया था, मैं सतीश चंद्र। ठीक है, हम इसके टॉपिक्स लिखते हैं, हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर 1 वो रहेगा बेसिक्स ऑफ आरसीसी। इसमें हम इसके बेसिक्स टर्म्स पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो सब पढ़ेंगे। जो हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं आरसीसी के, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, टेंजाइल स्ट्रेंथ के लिए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में हम पता करेंगे, और किस तरीके से इसकी जो बाकी जो अदर स्ट्रेंथ होती है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, वो सब देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड के बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आफ्टर देन जो हम करेंगे डिजाइन ऑफ बीम्स इन बेंडिंग। बेंडिंग को ही हम फ्लेक्चर भी बोलते हैं। उसके बाद हम करेंगे शियर एंड टॉर्शन। उसके बाद हम लेंगे बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। आफ्टर देन हम इन सभी टॉपिक के बाद एक हमारा टॉपिक आएगा कॉलम का, कॉलम्स। कॉलम्स के बाद हम लेंगे फुटिंग्स। फुटिंग्स के बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा रहेगा हमारा रिटेनिंग वॉल्स का। रिटेनिंग वॉल्स के बाद हम लेंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बाद हम लेंगे वाटर टैंक। जो इसके बाद हमारा फर्दर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सम इम्पॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस। इसमें हम कोडल प्रोविजंस लेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे जो कि हर बार प्री के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम इस तरीके से चलेंगे। इसमें जो हमारा जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये डिजाइन ऑफ बीम्स इन पेंडिंग, यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है, और हमारा जो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कॉलम्स से बन जाता है। और इसके अलावा जो बनता है स्लैब्स वगैरह ना, स्लैब्स यहाँ नोट कर लेता हूँ। स्लैब, ओके, वन वे एंड टू वे। तो यहाँ से एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 20 मार्क का कभी पूछ लेता है, कभी 25 मार्क का पूछ लेता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है स्लैब से, वो भी कभी कभी 30 मार्क का ही पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने की कॉलम की। तो ये तीन टॉपिक जो आपके मेंस है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी सारे अदर टॉपिक्स तो हैं ही इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। इस तरीके से ही हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। इसमें जो वर्किंग स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है ये हम सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है, अगर मैं लिमिट स्टेट के बाद तुरंत आपको वर्किंग स्ट्रेस पढ़ाऊंगा तो मिक्सअप हो जाएगा। तो इसको हम लास्ट में लेंगे, वही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इसको हम सबसे आखिरी में टेकअप करेंगे। तो इस तरीके से हम सीरीज में चलेंगे। ये बात देख लीजिए।
ठीक है गाइस, फर्दर मूव ऑन करते हैं, हम बेसिक्स ऑफ आरसीसी को लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, चैप्टर स्टार्ट हो हमारा इससे पहले। देखिए बेसिकली हमारा क्या रहता है, एनालिसिस वाला एक पार्ट रहता है। एनालिसिस वाले पार्ट में हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सोम। यहाँ इन दोनों सब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं स्ट्रक्चर का, कि कहाँ पे क्या रिएक्शन आ रही है, कितना बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, कितना शेयर फोर्स आ रहा है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में देख लेते हैं। फर्दर जब हम इसके बाद देख लेते हैं कि कितनी रिएक्शन आ रही है, क्या आ रहा है, हम लोग फिर उसके बाद डिजाइन पे जाते हैं। ठीक है, तो डिजाइन में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, आरसीसी हमारा डिजाइन में ही आ जाता है। डिजाइन के लिए बेसिकली हमारे को जो ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं वो 5-6 पॉइंट होते हैं, वो हमारे को ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है जो हमारा, वो होता है सेफ्टी का, कि जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमारा डिजाइन हो, वो सेफ्टी दे सके, वो जो उसका जो लाइफ टाइम का पीरियड है उस पीरियड से पहले वो फेल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, सेफ्टी हमारी उससे रिलेट होती है, कोलैप्स से। और सेकंड जो पॉइंट आता है सर्विसेबिलिटी का आता है। सर्विसेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जिस पर्पज से हमने उस स्ट्रक्चर को बनाया है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी जैसे स्ट्रक्चर है, बीम हो गई या कॉलम हो गया, वो सर्विसेबल है कि नहीं है। सर्विसेबल मीन्स हमने तो जैसे हमारे को कॉलम बनाना था, ठीक है, हमने कॉलम बना दिया, अब हमने कॉलम बना दिया 1.5 मीटर का, ठीक है, बट वो अपना पर्पज ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है। वो हमारा जो रूम है, रूम की हाइट ही हमारी जो उससे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सॉरी गाइस, फोन आ गया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा ड्यूरेबिलिटी का। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो ड्यूरेबल है कि नहीं है। ड्यूरेबल इन द सेंस कि सपोज कीजिए एक स्ट्रक्चर आपको दिल्ली में बनाना है, एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है कश्मीर में। तो जो कश्मीर का जो वेदर है, वहाँ का वेदर अलग होगा, दिल्ली का वेदर अलग होगा। आप अगर दिल्ली के वेदर के हिसाब से अगर डिज़ाइन कर दोगे कश्मीर में, तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर जल्दी फेल हो जाएगा, तो वो तो ड्यूरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है कि जो लोकेशंस होती है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर की जो भी हमारी इंपॉर्टेंस होती है वो। ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो चौथा और पांचवा पॉइंट तो सिंपल सिंपल है, उसके कॉस्ट आ गए, अवेलेबिलिटी हो गई। तो कॉस्ट क्या, हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इकोनॉमिकल होना चाहिए हमारा, ठीक है, विद इन द बजट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमारा स्टील है, स्टील के बजाय हम कुछ और लगा रहे हैं, कुछ महंगा मटेरियल, तो पर्पस तो उससे सॉल्व होगा नहीं। स्टील जो है वो उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग मटेरियल की अलग प्रॉपर्टी होती है। अवेलेबिलिटी, अब उस मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अब एक प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे एरिया में स्टार्ट कर रहे हो कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है और सभी चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप इसकी अवेलेबिलिटी देखोगे ना, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे जो उसके नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करोगे। जैसे वहाँ पे पत्थर वगैरह जो स्टोन होते हैं, स्टोन्स वहाँ पे हैं ज़्यादा, तो आप वहाँ के स्टोन्स वगैरह यूज़ करोगे। आप वहाँ पे जो मैसनरी वॉल है वो बना सकते हो, उस तरीके से बना सकते हो। आप ब्रिक वर्क को वहाँ अवॉइड कर सकते हो, ब्रिक वर्क की जगह वहाँ पे आप जो स्टोन मैसनरी वॉल्स हैं उसको आप यूज़ में ला सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट होते हैं जिस पे हम बेसिकली डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फर्दर हम आगे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, पीसीसी के बारे में पढ़ेंगे हम। पीसीसी क्या होती है, पीसीसी को हम जब डिफाइन करते हैं हम क्या बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जंग हो गई, कहीं लड़ाई हो गई, तो बोलते हैं कि वहाँ पे रीइंफोर्समेंट भेजी गई है वहाँ को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस वाले बटालियन को स्ट्रेंथन करने के लिए।
तो सेम पर्पस जो आर है, आर का मीनिंग वही होता है यहाँ पे ना, रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो रीइंफोर्स में कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, ये जो वर्ड आ रहा है, ये उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है। किसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए? पीसीसी की। अब पीसीसी क्या है? पीसीसी इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर जो भी एडमिक्सचर्स होते हैं उनका जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो पीसीसी वो है। पीसीसी में जब हम लोग रीइंफोर्समेंट स्टील यूज कर लेते हैं तो हम उसे आरसीसी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्यों यूज होती है? जो पीसीसी है, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, इट इज गुड इन कंप्रेशन, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। हम लोग जब भी रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक होती है। इट इज़ 1/10 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो इस वजह से, इस रीजन से हमें रीइंफोर्समेंट यूज करनी पड़ती है, बिकॉज रीइंफोर्समेंट इज गुड एज इन कंप्रेशन एज वेल एज इन टेंशन, ठीक है। तो जो बेसिकली जो पीसीसी का जो डेफिनेशन होता है वो आप देख लीजिए। इट इज अ paste which is obtained by mixing of water with aggregates and binding material and admixture if required in required or specified proportion। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पीसीसी क्या होता है। इट इज अ पेस्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग वाटर विद एग्रीगेट एंड बाइंडिंग मटेरियल एंड एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड इन रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए अब जो पीसीसी होता है, पीसीसी के बारे में हमने देखा कि पीसीसी हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। ये कैसे मिलता है हमारे को? हमारे को मिलता है बाइंडिंग मटेरियल प्लस एग्रीगेट। एग्रीगेट अब वो कोर्स भी कोर्स भी होंगे और फाइन भी होंगे, ठीक है। कोर्स एंड फाइन प्लस वाटर प्लस एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाइंडिंग मटेरियल लिया, एग्रीगेट लिया, वाटर लिया और एडमिक्सचर लिया, मिक्स कर दिया तो कंक्रीट बन गया। नहीं, इसमें एक वर्ड आ रहा है कि सफिशिएंट प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपको चाहिए। इन सभी का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके के मिक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जो हमारा जो IS कोड वो रिकमेंड करता है डिज़ाइन मिक्स, या भी जो हम 3 टाइप के जो हमारे कंक्रीट होते हैं, तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं हमारे। बेसिकली M5 भी होता है। M5 हम लोग जनरली जो भी हमारा जो ऐसे वर्क होते हैं, जो टेम्पररी वर्क्स होते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। M5 से लेके
M100 तक, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि M5 क्या होता है, M25 तक रहता है, उसके बाद फिर मिक्स डिज़ाइन वगैरह होते हैं, वो जनरली इस प्रोपोर्शन से नहीं निकलते, बाय वेट निकलते हो, ठीक है। तो ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा तभी वो कंक्रीट माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल आ गया, एग्रीगेट आ गया, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर आ गया, एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड आ गया। बाइंडिंग मटेरियल का मतलब क्या है, जो आजकल हम प्रैक्टिस में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सीमेंट ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी एंशियंट पीरियड में और काफ़ी कंस्ट्रक्शन होती थी, उस समय तो सीमेंट नहीं था, तो उस समय वो कौन सा मटेरियल लेते थे, उस समय लेते थे लाइम, ठीक है, लाइम लेते थे, और भी अदर मटेरियल्स होते थे वो भी लेते थे। तो बेसिकली कौन कौन से बाइंडिंग मटेरियल्स आ जाएंगे हमारे, लाइम, सीमेंट, जिप्सम, बिटुमिन, इसके अलावा आ जाएगा आपका क्ले, ठीक है। तो ये मटेरियल्स हो जाएंगे जो हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट की बात करें, एग्रीगेट हमारे जो कोर्स एग्रीगेट होंगे वो होंगे ग्रेवल हो गए, बलास्ट हो गए। तो आपने सॉइल में पढ़ी लिया होगा बलास्ट क्या होता है, ग्रेवल क्या होता है, डिपेंड ऑन देयर साइज। तो इनका जो भी है, इनका जो भी वर्गीकरण होता है, जो भी इनका क्लासिफिकेशन होता है, उनकी साइज के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आप सॉइल में पढ़ लेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेवल और बलास्ट जो होते हैं कोर्स एग्रीगेट में हम लोग कंसिडर करते हैं, कोर्स एग्रीगेट में आता है। फाइन एग्रीगेट सैंड हो गया, सुर्खी हो गया, और फ्लाई ऐश हो गया, ठीक है। तो ये सब अलग अलग डिफरेंट हम कंक्रीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सब का अलग अलग यूज करके। पीसीसी में आ गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल क्या हुआ, सीमेंट हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पीसीसी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल है वो क्या हो गया हमारा, सीमेंट हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए चाहिए तो। ठीक है, एक नोट पॉइंट में लिखूंगा, वो नोट कर लीजिएगा। नोट लगा लीजिएगा। ठीक है, सो गाइस नोट कर लीजिए। फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं गाइस हम। अब हम पढ़ेंगे आरसीसी। आरसीसी क्या होता है, देखिए आरसीसी बेसिकली होता क्या है, जब हम कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम लोग ने कोई किसी प्रोपोर्शन का पीसीसी हमने बनाया, ठीक है। पीसीसी हमने जब बनाया तो उसमें कौन कौन से मटेरियल होंगे आप बताइए। देखिए फाइन एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा,
सीमेंट होगा जो अपनी ग्रीन स्टेट में है, ग्रीन स्टेट में वाटर भी होगा उसमें ना, प्लास्टिक स्टेट में, और एडमिक्सचर होगा अगर हमने मिलाया होगा तो, है ना, वाटर होगा। तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी। अब क्या होगा, जो एग्रीगेट्स हैं, जो कोर्स एग्रीगेट हैं, ये उसको मास, एक डेंस मास प्रोवाइड कराएंगे, एज अ फिलर मटेरियल यूज करते हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। इसको जब मैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दूंगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से कोई पी लोड लगाया मैंने, यहाँ से कोई पी लोड लगाया, जब मैं इसको स्ट्रेस दूंगा, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एक तो एग्रीगेट है, एक एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, ठीक है, और सीमेंट का पेस्ट है, और सीमेंट का पेस्ट एडमिक्सचर वगैरह होगा, एडमिक्सचर वगैरह है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसका वाइप हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, टू रिड्यूस एयर इंट्रैप्ट इन कंक्रीट। तो वहां से जो उसके अंदर जो एयर होती है उसको हटाने के लिए, जो भी एयर इंट्रैप्ट हो जाती है कंक्रीट के अंदर, उसको हटाने के लिए हम लोग उसका कॉम्पैक्शन करते हैं बाय मैकेनिकल मीन्स, है ना। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एयर इंट्रैप्ट हो जाएगी, एयर इंट्रैप्ट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। कितना ही आप अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट बना लो, एयर इंट्रैप्ट होगी और उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगी। तो आप एक देखिए, अगर यहाँ पे कॉम्प्रेसिव लोड होगा तो ये एयर क्या करेगी, एयर यहाँ से निकलने का कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, बिल्कुल बिल्कुल करेगी। तो क्या हो रही है, कॉम्प्रेस हो रही है। तो जो इसके पार्टिकल्स हैं, इसके जो ये पार्टिकल्स हैं एग्रीगेट के, यहाँ से और यहाँ से, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं या दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया यहाँ तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ तो जो क्या होगी, स्ट्रेंथ हायर होगी। अब ये कौन सा स्ट्रेस इसमें लग रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इसको दबाने की कोशिश कर रहा है ना, ये तो शायद, ये तो आपको पता ही है ना कॉम्प्रेसिव है कि टेंसाइल है, क्योंकि इसको दबाने की कोशिश कर रहा है तो ये कॉम्प्रेसिव हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस की बात करी हमने ना, इससे ही आप समझ जाओगे। सेकंड केस जब हम लेंगे, सेम केस है, सेम कॉन्क्रीट है, एयर एंट्रैप्ड है इसमें। अब जब इसमें मैं जो हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की मैं उसकी जो नेचर है वो चेंज कर देता हूँ। स्ट्रेस जो मैं लगा रहा हूँ अभी, टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूँ, टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, अब इसका जो नेचर है ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट कैसे हो जाएगा, देखिए अब ये टेंसाइल स्ट्रेस क्या करेगा, जो वॉइड्स होंगे, वॉइड्स होंगे मैंने बताया अभी आपको, वॉइड्स ही क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ को वीक करता है, जो भी कंक्रीट हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को वीक करता है। अब जब टेंसाइल स्ट्रेस इस पर लगेगा तो वॉइड्स क्या करेंगे, वॉइड्स इसको अपनी प्रोपेगेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रोपेगेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है आपका उसमें वॉइड्स की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। वॉइड्स की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, क्रैक्स की टेंडेंसी भी बढ़ा देगी। इतना बड़ा तो क्रैक नहीं आता है, छोटा ही आता है, नेकेड आई से भी नहीं देख पाएंगे ऐसा क्रैक आता है, लेकिन वही क्रैक बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को। हम पढ़ेंगे क्रैक्स कितने परमिसिबल लिमिट्स वगैरह होती है, सारा चीज़ पढ़ेंगे, सारी चीज़, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स कि यहाँ से जो भी एयर एंट्रैप्ड थी वो उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। इन केस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, इन केस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो रहा है, वहां पे प्रोपेगेशन जो है और ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा सेकंड केस हो गया। इसमें स्ट्रेंथ हमारी जो क्या हो गई, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई डिक्रीज। ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस वाला केस हो गया, ठीक है। तो अभी आप खुद बताइए कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए कंक्रीट की। ऑब्वियसली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो एक नोट पॉइंट लिखेंगे इसमें हम, ये आप नोट कर लीजिए ना, इसके बाद नोट पॉइंट लिखेंगे हम। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक।
as we know that the concrete is good in taking compressive stresses, good in okay, its tensile strength is 1/10 of its compressive strength। ठीक है, इसके बाद नोट कीजिएगा, टू एनहेंस इट्स tensile strength, we will use reinforcements in the form of steel bars in RCC which we are going to study in this subject। हम जो यूज कर रहे हैं वो एज अ reinforcing मटेरियल क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट में, स्टील बार्स, reinforcement बार्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप एक और वर्ड लिख लीजिएगा, reinforcement can be used in the following forms। तो क्या क्या है वो, जियो टेक्सटाइल, स्टील, पीवीसी एंड बैम्बू। तो देखिए इस फॉर्म में आप रीइंफोर्समेंट भी यूज कर सकते हैं, बट जो हमारे सब्जेक्ट में है वो क्या है, स्टील है। हम स्टील पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, मैं रीज कर रहा हूँ। तो देखिए वाई स्टील, स्टील क्यों यूज करेंगे हम, इसके बारे में देखते हैं।
चार पांच पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हम लोग रीइंफोर्समेंट स्टील एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन आरसीसी जो यूज करते हैं वो है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसकी वजह से यूज करते हैं। दूसरा, हैविंग सेम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा पॉइंट लिखिए, डक्टिलिटी की वजह से। चौथा पॉइंट इसकी कॉस्ट। पांचवा पॉइंट इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से। तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग स्टील एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन आरसीसी यूज करते हैं। अभी क्या क्या पॉइंट है फर्दर मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा अभी। होप ये नोट कर लिया होगा आपने नीचे वाला। ठीक है गाइस, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे पहले, व्हाई वी आर यूजिंग रीइंफोर्समेंट स्टील एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन आरसीसी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंपैटिबिलिटी का, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी का। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि आप जो भी स्ट्रक्चर पे लोड लगाओगे ना, तो उसमें जो स्ट्रेन आना चाहिए, उसमें स्ट्रेन स्टील में जितना स्ट्रेन आएगा उतना ही स्ट्रेन कंक्रीट में आना चाहिए, तभी तो स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। अब एक बात बताओ, अगर ये कोई स्ट्रक्चर है, ये कोई मेंबर है मान लो, ठीक है, कोई बीम है मान लो, ये बीम है, इसमें आपने ये स्टील लगा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कोई स्ट्रेस लगा रहा हूँ, सपोज टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है या बीम है, बीम बेसिकली ट्रांसवर्स लोड्स के लिए बनी होती है, इस पर ट्रांसवर्स लोड लगा रहा हूँ जिसकी वजह से इसमें बेंडिंग आ रही है, ठीक है, बेंडिंग आ रही है, बेंडिंग आ रही है, बेंडिंग आ रही है, तो कैसे डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा? ऐसे डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी ये बीम, ठीक है। तो इस बीम में जो ये वाले जो रीइंफोर्समेंट है, इसमें भी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस लेने के लिए डाली जाती है, ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगे तो क्या होगा? होगा ये कि इनके बीच की जो कंक्रीट और स्टील के बीच का बॉन्ड जब तक सफिशिएंट नहीं होगा ना, इसके बीच का जो बॉन्ड जब तक सफिशिएंट नहीं होगा, इसके सराउंडेड जो रीइंफोर्समेंट बार है ये सराउंडेड बाई कंक्रीट होता है, ठीक है। इसमें कंक्रीट है, इसके चारों तरफ ये जो भी है कंक्रीट है ना। अब कंक्रीट और स्टील के बीच में जो ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे इसके बॉन्ड डेवलप होता है, ठीक है। अगर वो बॉन्ड सफिशिएंट नहीं हुआ तो क्या होगा? ये होगा कि जो रीइंफोर्समेंट बार है वो स्लिप हो जाएगी, रीइंफोर्समेंट बार स्लिप हो जाएगी, विच मीन्स कि रीइंफोर्समेंट कहीं जा रही है, कंक्रीट कहीं जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं चाहते ना हम। हमने स्ट्रक्चर बनाया कि हम ये थोड़ी चाहते हैं कि एक दिन बाद उसमें या 2 दिन बाद उसमें या 6 महीने बाद उसमें रीइंफोर्समेंट है वो बाहर निकल जाए, स्ट्रक्चर हमारा बाहर आ जाए। भैया वो तो स्ट्रेस ही नहीं ले पाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो स्लिप हो जाएगा। वो स्ट्रेस कब तक ले पाएगा? जब तक आप एक बात बताओ, ये रीइंफोर्समेंट बार है, ये ऐसे पकड़ा हुआ है, अगर अगर कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हो जो इसको पकड़े तभी तो ये रुकेगा, नहीं तो क्यों रुकेगा ये? अगर इसके बीच में, इस मटेरियल के बीच में जिसने इसको होल्ड करके रखा है और ये खुद का मटेरियल खुद है, ये इन दोनों के बीच में तभी तो स्ट्रेंथ डेवलप होगी जब तक इनके बीच में बॉन्ड होगा। अगर वो बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया तो क्या होगा? ये तो कहीं भी आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है, तो इसका तो कोई रीजन ही नहीं हुआ ना, इसको डालने का कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। तो इसमें आप पॉइंट नोट कीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ।
bond between steel and the bond between steel and concrete the bond between steel and surrounding concrete ensure that the amount of strain in the concrete ensures that the amount of strain in the concrete will be equal to the strain in steel. Okay, so this is known as स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने. ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. अब ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल expansion is nearly same for concrete and steel. In case of change in temperature, ठीक है गाइस, हम आगे फर्दर मूव करते हैं. इन केस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, स्ट्रेन इन concrete is given by जो चेंज इन टेम्परेचर है उसकी वजह से स्ट्रेन है वो कैसे लेंगे हम.
ठीक है। चेंज इन जो उसमें लेंथ होगा उसको हम ऐसे दिखाते हैं, और जो स्ट्रेन रहेगा, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दिस इज स्ट्रेन। इसको हम तो यहाँ से जो हमारा स्ट्रेन आएगा वो आएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे जो अल्फा है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। तो नोट कर लीजिए इसको, अल्फा ऑफ कंक्रीट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा ऑफ स्टील इज 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी, तो आप थोड़ा याद रखिएगा इसको, बाकी नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। होप नोट कर लिया होगा आपने। तीसरा पॉइंट देखते हैं। डक्टिलिटी, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, स्टील प्रोवाइड्स sufficient amount of ductility to the concrete। ठीक है, अब डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल नोट में लिख लीजिएगा, द मटेरियल which is having sufficient amount of inelastic strain called ductile material। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इनइलास्टिक स्ट्रेन को हम प्लास्टिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, इसके अलावा दो पॉइंट जो बचे थे, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी, वो तो बहुत इजी इजी है, होप नोट कर लिया होगा आपने। आगे वाले पॉइंट्स पे चलते हैं। चौथा और पांचवा जो पॉइंट है, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी। इसमें इजीली नोट कर लेना आप, कॉस्ट क्या, इट इज इकोनॉमिकल
इसमें लिखते हैं ना, इट इज इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और इट इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, तभी तो हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं हम। आगे जो हमारा पॉइंट रहेगा हमारा कंक्रीट को लेके, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का रहेगा। अब कंक्रीट की जितनी भी स्ट्रेंथ होती हैं वो इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो भी शियर स्ट्रेंथ होती है, जो भी बॉन्ड में स्ट्रेंथ होती है, सारी स्ट्रेंथ इसके ऊपर डिपेंड करती है, जो कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार हम पढ़ेंगे, इसके बाद फर्दर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड्स। अब कंप्रेसिव लोड्स जो आ रहे हैं उसको ग्रेजुअली आ रहे हैं, उसको रेजिस्ट करने की एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, उसकी स्ट्रेंथ कहेंगे कंक्रीट की। ठीक है, अब इसमें पॉइंट लिखिएगा, ऑल दी अदर properties, or we can say strength, are depending upon its compressive strength। ठीक है, जितनी भी इसकी स्ट्रेंथ, अदर स्ट्रेंथ रहेंगी, सारी की सारी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेंगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे। नोट करिए। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, compressive strength of concrete is determined by
यूनी एक्सियल टेस्ट। अब यूनी एक्सियल टेस्ट क्यों कहा गया? जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है उसके अंदर इसका टेस्ट किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। यूनी एक्सियल का मीनिंग हो गया उसके एक ही एक्सिस पे लोड लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये है मेरे पास, ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है मान लो, इस पे अगर मैं ऐसे लोड लगाऊंगा, ये क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अगर उसके एक ही एक्सिस पे लग रहा है लोड तो वो हो जाएगा यूनी एक्सियल। एक ही एक्सिस में इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल, ये जो हमारी जो लेंथ के अलोंग है, यहाँ पे मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ, इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहा हूँ, तो एक ही एक्सिस पे लग रहा है ना स्ट्रेस, तो ये हो गया यूनी एक्सियल स्ट्रेस। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर की इसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से यूनी एक्सियल तो होता ही है बट उसमें बेंडिंग भी आ जाती है, तो यूनी एक्सियल नहीं रहता। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम जो निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, सीटीएम में करते हैं, यूनी एक्सियल लोडिंग होती है। ठीक है, यूनी एक्सियल लोडिंग के हिसाब से हम उसको करते हैं। जो हमारा जो इसमें क्यूब लेते हैं हम, बेसिकली हम क्यूब लेते हैं उसको 28 डेज की क्यूरिंग के बाद लेते हैं। ये इसका साइज हो गया 150 बाय 150 बाय 150 mm का क्यूब लेंगे। जो बेसिक जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, हम कितने 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, 28 डेज ऑफ क्यूरिंग है। इसके बाद में हम लोग इसका क्यूब का टेस्ट करते हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे जो क्यूब है इसकी जो लेंथ है 150 है, इसकी हाइट है वो भी 150 है, इसकी जो विड्थ है वो भी कितनी है 150 इन mm। ठीक है, नोट कर लीजिए। बेसिकली हम ये यूज करते हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और जो अदर कंट्रीज है वो यूज करती हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर जो होता है जो डायमीटर जो होता है सिलेंडर का, उसका डायमीटर टू दी हाइट, उसका जो रेशो होता है वो 1:2 होता है। ठीक है, डी इंटू एच का जो रेशो होगा वो 1:2 होगा। जनरली जो डी होता है वो 150 mm लेते हैं, और जो एच होती है वो 300 mm होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिएगा, आया भी हुआ होगा। ठीक है, तो हाइट होगी या फिर ये लेंथ भी लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, फर्दर मूव ऑन करते हैं हम लोग। जो कोड के हिसाब से जो टेस्ट होता है उसमें फर्दर क्या क्या बोला है कोड ने, इसके बारे में देखते हैं अब हम। एज पर IS, one sample of cube consists of 3 specimens। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक सैंपल कब बोलूंगा, एक सैंपल में तब बोलूंगा जब मेरे पास 3 स्पेसिमेन होंगे। 3 जब मेरे पास स्पेसिमेन होंगे तब मैं उन तीनों को कलेक्टिवली बोलूंगा 1 सैंपल। ओके, ये 1, ये 2 और ये 3।
आप लोगों को समझ में आया होगा। जब ये 3 सैंपल जब मिल जाएंगे, ये 3 सैंपल किसको डिनोट करेंगे, ये सॉरी 3 स्पेसिमेन जब मिल जाएंगे, 3 स्पेसिमेन किसको डिनोट करेंगे, 1 सैंपल। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है। अगला पॉइंट लिखिए, एवरेज ऑफ दीज स्पेसिमेंस टेकन एज compressive strength of सैंपल। इन तीनों की एवरेज स्ट्रेंथ जो होगी वो कहलाएगी सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, द क्यूब इज टेस्टेड with the sides touch with mold। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, देखिए इसका मीनिंग ये हुआ, जो क्यूब हम फिल करते हैं, क्यूब फिल करते हैं तो हमारे पास मोल्ड होता है, मोल्ड में हम क्यूब फिल करते हैं। ये क्यूब, हमारा जो क्यूब आया है कहाँ से आया है, मोल्ड से आया है। ठीक है, मोल्ड कैसा होता है, मोल्ड कुछ खांचा होगा, खांचा कुछ इस तरीके का होगा, इस तरह कुछ खांचा होगा, उसमें हम लोग कंक्रीट को पोर करते हैं, जो भी कंक्रीट बनाया हुआ होता है हमने उसको पोर करते हैं, पोर करने के बाद में हम उसको जो है उसकी लेयर को अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करते हैं एज पर स्पेसिफाइड मैनर, उसके बाद ये मिलता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें देखिए एक साइड यहाँ पे जैसे डाइस हो गया ना, डाइस की तरह होता है। अभी यहाँ पे क्या है, इसकी जो चारों वाली साइड, चारों साइड्स हैं, चारों साइड में क्या है, यहाँ पे एक प्लेट रहेगी, पीछे एक प्लेट रहेगी, यहाँ पे एक प्लेट रहेगी, यहाँ पे भी एक प्लेट रहेगी, बॉटम में एक प्लेट रहेगी। तो इसकी जो 5 साइड्स है वो तो प्लेट से कवर हो गई। अब एक साइड बचती है जो टॉप की होती है, टॉप वाली साइड से हम पोर करते हैं। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हम लोग फिनिश करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो फिनिश वाला जो पॉइंट है ना, ये कभी भी आप कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में उसकी जो यूनिएक्सियल डायरेक्शन में जो लोड आ रहा है उस पॉइंट पे नहीं आएगा ये। ठीक है, ये आपकी जो मशीन है, ये प्लेट है, जब आप क्यूब इसमें टेस्ट करोगे, सपोज ये क्यूब आ गया ना आपका, तो ये वाला जो सरफेस है, इसका टॉप सरफेस इसकी साइड्स में होगा ना तो चलेगा, जैसे फ्रंट साइड में आ गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको एक बार 3D करके दिखाता हूँ आपको, देखिए अभी जैसे मैं क्यूब बनाता हूँ, तो ये वाला ये वाला फेस, ये वाला फेस, पीछे वाला फेस और ये वाला फेस, ये चारों में से कोई भी फेस ही हो सकता है, बट इसमें शर्त है कि ऊपर और नीचे ये वाला फेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए चीज़ें।
देखिए इसके बाद फर्दर आगे मूव करते हैं। इसके बाद एक दो पॉइंट और है, वो भी देख लीजिए। अब कोड ये भी कहता है, ये सारी बातें कह दी कोड ने। कोड अब एक और पॉइंट ऐड कर देता है, कहता है कि द अबव ऑब्टेन्ड strength of concrete sample is greater than the actual strength of concrete। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट की वजह से। अब रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होता है वो देख लीजिए। इसके अंदर मैंने कंक्रीट को रखा, कंक्रीट के क्यूब को रखा जो मेरा सैंपल है। यहां से लोड आया, यहां से लोड लगाया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें जो ये कांटेक्ट में जो पॉइंट आ रहा है, प्लेट की कांटेक्ट में जो इसका पॉइंट आ रहा है, अब क्या होगा, कंक्रीट अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा ना, तो अब यहां से बाद में होगा, पहले वो कहां से होगा, पहले वो यहां से होगा ऐसे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो भी क्रैक्स वगैरह डेवलप होंगे वो यहां से होंगे, बीच से होंगे, यहां से नहीं होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये इस कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ये कंक्रीट को अगर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है तो ऐसे तो नहीं आ पाएगी इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ। तो यही जो इफेक्ट, जो ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, इसको ब्रेक नहीं होने दे रही है, पहले फेल नहीं होने दे रही है, इसी पॉइंट को कहते हैं हम रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। इसमें लिख लीजिए तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, एक टॉपिक और आज कवर करेंगे। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज, ठीक है, क्यूब के, कि एक्सेप्ट जो भी हम साइट पे जो भी टेस्ट करते हैं उसको हम किस तरीके से कंसिडर करते हैं कि ये इसकी सफिशिएंट स्ट्रेंथ है जो कि हमारे स्ट्रक्चर में हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना, उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो भी होती है वो सब हम पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो सब भी देखेंगे, ऑर्डिनरी ग्रेड्स वगैरह, एक्सपोजर कंडीशन वगैरह। तो अभी थोड़ा एक दो दिन हमारा रहेगा, थ्योरी का पार्ट रहेगा थोड़ा सा। इसके बाद हम जो मेन जो हमारा आरसीसी का है उस पर आएंगे, जो भी इसका एनालिसिस वगैरह रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। ठीक है, तो हम एक दो पॉइंट और कवर करेंगे आज के लिए। आज के लिए ज़्यादा नहीं है, तक रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एक बात बताइए, जो रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, अगर इसकी लेंथ बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर लेंथ बढ़ेगी तो इसका रीस्ट्रेनिंग जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा कि कम होगा? एक पॉइंट और लिख लीजिएगा यहाँ पे।
द इंक्रीज इन लेंथ। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। नीचे वाला पॉइंट मैं अभी नहीं मिटाऊंगा, रहने देता हूँ। देखिए एक टेबल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। क्यूब साइज है इन mm, रिलेटिव स्ट्रेंथ है ठीक है। तो इसमें कौन कौन से साइज के ले रहे हैं हम? 100, 150, 200, 300। ठीक है, तो 150 को हम एक अपना डेटम मान के चल रहे हैं, 150 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे उसकी जो डायमेंशन है वो बढ़ रही है, तो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? देखिए कम हो रही है ना रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है कि अगर मैं क्यूब का साइज 150 से 100 mm रखूं या 150 से 50 mm रखूं, तो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नो चेंज रहेगा, या इनमें से कोई भी नहीं? इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछ लेता है छोटा सा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अगर उसकी डायमेंशन अगर डिक्रीज हो रही है तो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा था, ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट। जैसे जैसे लेंथ कम होगी वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ ज्यादा होगी रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट की वजह से उसकी स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसी की वजह से क्या होता है, due to this restraining effect, the strength of concrete is in case of cylinder is less than that of the cube। ठीक है, तो अगर मैं इसको इरेज करता हूँ, एक बार देख लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए छोटा सा रह गया हमारा थोड़ा सा। अभी अगर स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब में अगर एक्स मानूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी होगी इस केस में? हमारी स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर 0.8 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी पूछ लेता है कभी कभी। या फिर अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर वाई मान लूँ, क्योंकि मैं कुछ और ले ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक्स ले लिया मैंने। अगर स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर में वाई मान लूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कितनी आएगी? हमारी आएगी 1.25 टाइम्स ऑफ वाई। ठीक है, तो इस पे भी छोटा कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अगर M25 का है कंक्रीट हमारा, तो उस केस में हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर है वो कितनी होगी? उसका 80% होगी। और अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ हमारे सिलेंडर अगर वाई है, इन केस ऑफ मान लो कोई अगर ग्रेड बोल दे कि इन केस ऑफ सिलेंडर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 20, इन दैट केस हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ क्यू हो जाएगी उसकी 25% ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए गाइज यहीं तक रखते हैं हम। होप आपको अच्छा लगा होगा। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा बड़ा रखेंगे,
ताकि आप लोगों को भी ऐसा ना लगे कि मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है सारे एग्ज़ाम्स आने वाले नज़दीक हैं, ठीक है। तो अभी 1 या 2 लेक्चर और होंगे जो कि थोड़ा थ्योरेटिकल बेस होंगे, बट उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं समझिएगा कि नहीं आते हैं। इसके बाद हम एनालिसिस वाले पार्ट पे चलेंगे, जो भी एनालिसिस वाला बीम्स वगैरह का होगा उस पे चलेंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं, होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करना तो ओके बाय।